नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव है। और अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 79 को आप लोग पढ़ते होंगे, आर्टिकल 79 को। इसमें संसद के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। और वर्तमान में आप देखते हैं कि लोकसभा में कितने कितने सदस्य होते हैं, 543 सदस्य होते हैं। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और इसे आप लोग क्या कहते हैं, निचला सदन भी कहते हैं लोकसभा को। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये लोगों का सदन है एक तरह से। तो 2024 में एनडीए के सामने इंडिया सापरंग की जगह नए अवतार में 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने ठोका ताल। ये बेंगलोर में बैठक में 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का किया है ऐलान, इंडिया जिसका शॉर्ट में नाम है। और मुंबई की अगली बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति और संयोजक का नाम होगा तय। और साझा कार्यक्रम से लेकर सीटों के बंटवारे पर बनेगी समितियां, दिल्ली में होगा इंडिया का सचिवालय। और दूसरी तरफ आप देखें एनडीए, जिसमें आप देखते हैं कि बीजेपी मुख्य पार्टी है, उसके सहयोगी दलों को मिलाकर राजग कहते हैं। और किसी मजबूरी का नहीं, एनडीए किसी मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का गठबंधन है, ये प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। इसमें आप देखें 38 दल हैं, तो यही सब चल रहा है। आप देखेंगे राहुल गांधी ने सुझाया है गठबंधन का इंडिया का नाम, ये भी आप देखेंगे। बाकी राजनीति है चलती रहेगी। लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पुंछ में 12 घंटे चली मुठभेड़ में 4 विदेशी आतंकी ढेर हुए। ये आप देखते हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान या फिर स्वतंत्रता दिवस से पहले आप देखते हैं कि इस तरह की साजिश। पाकिस्तान आप देखते हैं कि हर संभव कोशिश करता रहता है कि हमारे देश में अशांति फैलाई जा सके। देखिए हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। ये आप देखेंगे कि आपका लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। सहारा के निवेशकों के 45 दिन में लौटेंगे पैसा। ये सहारा समूह की समितियों में जिन लोगों की गाड़ी कमाई के पैसे बरसों से फंसे हुए थे ना, उन्हीं को लेकर आप देखते हैं बात हो रही है। ब्रजभूषण सिंह को मिली 2 दिन की अंतरिम जमानत। ये भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इन पर आप देखते हैं कि महिला खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने यौन शोषण के मामले जो दर्ज हुए ना, उसी की बात हो रही है। पेशावर में सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला, 2 की मौत। आप देखिए पाकिस्तान की बात हो रही है। भूमि सम्मान समारोह में छाए उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अफसर। भूमि संबंधी अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और भूमि प्रबंधन और भूमि संबंधी विवादों को खत्म करने में महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वाले राज्यों के अफसरों को मंगलवार को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अधिकारी छाए रहे हैं। ये आप देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। उड़ीसा की बात करें तो इसकी भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आप देखेंगे आंध्र प्रदेश से लगती है। तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए उत्सर्जन में कमी के लिए विकासशील देशों को मिलेंगे $100 अरब। G20 समूह के देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में बनी सहमति। और G20 की हम लोग अध्यक्षता भी कर रहे हैं। और आप देखिए G20 के बारे में हम लोग बहुत कुछ बात कर चुके हैं। आप लोगों से एक सवाल है मेरा, G20 के बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा। हेलमेट और सीट बेल्ट से बच सकती है 40% जाने। 30% मौतों की वजह हेलमेट ना लगाना, जबकि 11% की वजह सीट बेल्ट ना लगाना है। 1.3 अरब लोगों की जान अब तक दुर्घटनाओं में जा चुकी है। 5 करोड़ गंभीर रूप से जख्मी है। हर साल आप देखते हैं कि लाखों लोगों की डेथ होती है ना सड़क दुर्घटना में। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 15 लाख लोगों की होती है मौत। फिक्की और अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट में ये किया गया दावा। अब आप देखते होंगे कि केवल इसलिए चालान ना कटे, इसलिए लोग क्या पहनते हैं,
हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं। वरना आप देखते हैं कि अगर उन पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, चालान ना कटे, तो वो पहनना ही छोड़ दें। उन्हें अपनी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं रहती है। WHO के अनुसार 1.3 अरब लोगों की जान दुर्घटना के कारण जा चुकी है, और जबकि आप देखिए 5 करोड़ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहाँ WHO की बात हुई तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की अपील पर 21 को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ये आप देखते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने आप देखते हैं कि क्या मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी ना, फिर आपने देखा है कि गुजरात की एक स्थानीय अदालत ने 2 साल की उन्हें सजा सुनाई थी। उनकी आप देखते हैं कि लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी, और आईपीसी की धाराएं 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। तो वही कई बार हम लोग इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है आप देखते हैं। और आप देखेंगे कि नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी आप देखेंगे। उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं देती डीजीटी की मेरिट सूची। ये आप देखिए, कोर्ट कह रहा है महिला ने दावा किया था कि स्कूल में खाली टीजीटी पर उसे नियुक्ति का पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मेरिट सूची को बहुत लंबी अवधि के लिए विचार के लिए नहीं रखा जा सकता है। ये आप देखिए, डीटीयू ने अमेरिकी संस्थान के साथ किया समझौता। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को लेकर दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय ने अमेरिकी संस्थान रैंड कॉर्पोरेशन के साथ आप देखिए 3 वर्ष के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राजनाथ सिंह ने अर्जेंटीना के समकक्ष से की रक्षा सहयोग पहल पर आप देखें चर्चा, हमारे रक्षा मंत्री ने। संसद सत्र के से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। गुरुवार से शुरू हो रहा है ना संसद का मानसून सत्र, 11 अगस्त तक चलेगा। इस संसद के सुचारू संचालन में विपक्ष का सहयोग मांगेगी सरकार। बाकी आप देखते हैं कि बहुत सारे बिल आते रहेंगे, हंगामा भी देखने को मिलेगा। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएं जकार्ता में करेंगी संयुक्त अभ्यास। आप देखें, भारतीय नौसेना के 2 अग्निपोत INS सह्याद्री और INS कोलकाता सोमवार को इंडोनेशिया नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए जकार्ता पहुंच गए हैं। इंडोनेशियाई नौसेना ने भारतीय युद्धपोतों को गर्मजोशी से स्वागत किया है। ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप देखिए, संयुक्त अभ्यास के दौरान भारतीय व इंडोनेशियाई नौसेना के जवान पेशेवर बातचीत, संयुक्त योग सत्र और खेल कार्यक्रम क्रॉस डेक यात्राओं में शामिल होंगे। और इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग व समझ को मजबूत करना भी है। चलिए, और भारत इंडोनेशिया ने दक्षिणी चीन सागर में अपना द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 भी किया हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। राफेल विमान व स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के सौदे को अंतिम रूप देने पर वार्ता जारी है। याद है कि कीमत और कुछ दूसरे तकनीकी मुद्दों को अंतिम रूप देना अभी बाकी है, इसलिए मोदी मैक्रो की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में नहीं था इसका जिक्र। ये आप देखिए, फ्रांस से हम लोग खरीद रहे हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। दूरदर्शन आकाशवाणी पर प्रचार के लिए ऑनलाइन होगा समय का आवंटन। शहरी नियोजन के लिए आर्थिक सहायता देगा केंद्र। प्लानरों की नियुक्ति, मास्टर प्लान बनाने और झुग्गियों के पुनर्वास को 15,000 करोड़ दिया जाएगा। अफसरों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए भी पैसा मिलेगा इसमें। और आप देखते हैं कि शहरों में लोग अधिक बस रहे हैं, बाहर से आके रोजगार की तलाश में आते हैं। आप देखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आ जाते हैं। ये राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, आप देखते हैं कि चल रही हैं गठबंधन की बातें। इसकी प्रधानमंत्री साहब इस तरफ से, बीजेपी वाले इस तरफ से, वो उस तरफ से चल रहे हैं। चलिए, हम लोग देखते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए बस। और मुझे लगता है राजनीति को तो केवल एकल क्या किया करिएगा, कॉमेडी की तरह देखा करिएगा, ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ANCSC के अध्यक्ष सांपला ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने। इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, NCSC के बारे में। इससे आप देखते हैं कि कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में आता है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बाढ़ से आप देखते हैं कि हाल बुरे हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बना सूरत का भवन। हीरा कारोबार के लिए तैयार किया गया 35 एकड़ में बना एसडीबी पेंटागन को पछाड़ा। 71 लाख वर्ग फीट से अधिक का फ्लोर स्पेस, 65,000 से अधिक लोग कर सकेंगे इसमें कार्य। आप देखेंगे बिना अधिग्रहण किए निजी भूमि पर सड़क नहीं बना सकते हैं। ये कौन कह रहा है? हाई कोर्ट कह रहा है। कश्मीर में हथियार के साथ चार आतंकी। देखिए कश्मीर में तो आए दिन आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ होता रहता है। ईडी ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक को किया गिरफ्तार। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में। सियाचिन ग्लेशियर में गरज रही भारतीय तोपें, कांप रहा है दुश्मन का कलेजा। ये सियाचिन तोपों के गोले दागते जवान। ये आप देखिए। चंद्रयान 3 ने तीसरी कक्षा को बदलने की प्रक्रिया पूरी की है और ऑन बोर्ड थेटर्स फायर कर यान को विभिन्न कक्षाओं में ले जाएंगे ना विज्ञानी। अभी आपने देखा है कि हाल ही में आपके चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई ना, और इसरो के द्वारा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और इसे आप लोग क्या कहते हैं? इसका हेडक्वार्टर आपको कर्नाटक बेंगलोर में देखने को मिलेगा। बेंगलोर में इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में देखने को मिलेगी। तो उसी की बात हो रही है। कूनो में चीतों की मौत की वजह जानने जुटे विशेषज्ञ। ये आपने देखा है कि श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो चीते लाए गए थे ना दक्षिण अफ्रीका, और आप देखते हैं कि कहां से? नामीबिया से। उनमें से आप देखते हैं कि 8 की मौत हो चुकी है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी पर लगा अर्थदंड। आप देखेंगे ये अदालती आदेश के बावजूद कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण। मकौका की तर्ज पर राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ रकौका। इस संगठित अपराध पर लगाम लगाने को विधेयक पारित हुआ। अपराध करने वालों की संपत्ति जब्त होगी और शरण देने वालों पर भी सख्ती होगी। मकौका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट है ना, उसी के तर्ज पर आप देखिए राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक यानी कि राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट रकौका पारित हुआ है। और इस पर आप देखते हैं कि जैसे ही राज्यपाल की सहमति मिल जाएगी वो कानून बन जाएगा आपका। ठीक है। अपराधी को शरण देने वाले को 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा की बात भी हो रही है। देख लीजिए। बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले, कोर्ट का निर्देश जांच हो। दक्षिण 24 परगना के जिला कलेक्टर को जांच कर 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। भाजपा ने आरोप लगाया था ना। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पीएम आवास योजना गरीबों के लिए जो आवास योजना है ना, उसी की बात हो रही है। ये कब आई हुई थी ये आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए इसके बारे में कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब आई हुई थी। 25 जून 2015 से आरंभ हुई थी ये। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ड्राइवर लाइसेंस की उपयोगिता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन 76 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है जिनमें उनकी उपयोगिता को लेकर पूछा गया कि क्या लाइव वेट मोटर व्हीकल की लाइसेंस धारक कानूनी रूप से उतने ही वजन का परिवहन वाहन चला सकते हैं। तो उसी के 'छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ईडी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ये आप देखिए, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच और कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस घोटाले की लेकर ईडी की टीम जांच कर रही थी और इस मामले में आईएएस अनिल टूटेजा, कारोबार अनवर डेवर सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एक बात और आपको बता दूं, अभी आजकल आप देख रहे हैं कि ईडी की काफी दुरुपयोग की बात भी हो रही। 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी की निधन हुआ। चांडी के गृह नगर
पल्ली में गुरुवार को होगा उनका अंतिम संस्कार। और ये आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए, 79 साल के थे। कितने? 79 साल के थे। और एक बार आप लोग देखना चाहें तो देखिए, कहाँ के? केरल की बात हो रही है, तो केरल आपको ये देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, किसकी? केरल की। और भारतीय राज्य है ना, इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। ये आप देखते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 140 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। असुरक्षित घोषित राम झूला पुल की 4 साल से नहीं हुई मरम्मत और क्षमता से दोगुना भार। वर्ष 1929 में बने लक्ष्मण झूला सेतु 12 जुलाई 2019 को बंद किए जाने से राम झूला पुल पर दबाव से बेहताशा बढ़ गया। हालांकि 21 नवंबर 2020 को जानकी पुल पर आवागमन शुरू होने से इसमें काफी हद तक कमी आई है। इसके बावजूद कांवड़ यात्रा, पर्यटन काल व अन्य आयोजनों के दौरान राम झूला पुल पर भारी दबाव रहता है। 200 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर भार क्षमता वाले यह पुल इन दोनों इससे दोगुना दबाव झेलने को मजबूर है, और जो बताता है कि समय रहते मरम्मत नहीं हो पाई तो यह भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड के ऋषिकेश की बात हो रही है। देखिए, उत्तराखंड अगर आप लोग देखना चाहें तो ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। ये आप देखिए, आपका संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला। और यहाँ आप देखते हैं कि प्रीलिम्स में भी आपको यहाँ से मदद मिल जाती है, मुख्य परीक्षा में भी, इंटरव्यू में भी, हर जगह एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। संतुलन की मांग करती शिक्षा व्यवस्था। तो जुलाई 2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश में औपचारिक शिक्षा की चुनौतियों और संभावनाओं का आकलन करते हुए समर्थ भारत के निर्माण के लिए एक प्रभावी शैक्षणिक ढांचे का खाका प्रस्तुत किया है। पिछले 3 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए सरकार के संज्ञान में जो भी आया उसे इस नीति के क्रियान्वयन का हिस्सा बनाया गया है और समग्र शिक्षा अभियान की अवधि का 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इसे नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का माध्यम बनाया गया है। 8 अप्रैल 2021 को सार्थक स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन नाम से बेहद कार्य योजना पेश की गई, जो अब एक मार्गदर्शिका की भूमिका में है। किसी भी राज्य की विद्यालयी शिक्षा से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर इसके आलोक में बनाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा देखा जा सकता है। इसका उपयोग नीति के तहत किए जा रहे कार्यों की उपलब्धि मापने के लिए भी किया जा रहा है और इस शिक्षा नीति की एक प्रमुख संस्कृति आधारभूत साक्षरता और गणितीय योग्यता का संवर्धन करना भी है। इस दिशा में पहल करते हुए 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत अभियान शुरू किया गया और जिसका लक्ष्य 2026-27 के बीच कक्षा 3 के बच्चे पढ़ने और गिनने की आधारभूत क्षमता में दक्ष हो जाएं। और शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की एक मुख्य एजेंसी एनसीईआरटी ने इस दिशा में पहल करते हुए जुलाई 2021 में विद्या प्रवेश नाम का खेल आधारित मॉड्यूल भी बनाया है। एनसीईआरटी किताबें आप लोग, जो एनसीईआरटी संस्था लिखती है ना, उसकी किताबें भी आप लोग पढ़ते रहते होंगे। एक भरोसे वाली संस्था है एनसीईआरटी। और आप देखते हैं कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है ना, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा आधारभूत स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जा चुकी है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर की विद्यालयी शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एक मसौदा चर्चा और फीडबैक के लिए आ चुका है। एनसीईआरटी ने सेवारत अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए संचालन निष्ठा कार्यक्रम को भी नीति के अनुसार संशोधित किया है। लगभग हर 3 महीने पर कोई ना कोई योजना आरंभ हो रही है। इसमें विद्यांजलि और पीएम श्री योजना प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। शिक्षा मंत्रालय 2020 के बाद जिस किसी भी कार्यक्रम और योजना को आरंभ कर रहा है उसे शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की शक्ल में प्रस्तुत कर रहा है और उच्च शिक्षा के स्तर पर किसी केंद्रीकृत सुधार की जगह विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के स्तर पर सुधार के कुछ प्रयास हो रहे हैं। अधिकांश विश्वविद्यालय की वेबसाइटों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्य योजना का ब्यौरा देखा जा सकता है। ये कार्य योजना शिक्षा नीति से सूत्रों को पहचानती हैं और उनके क्रियान्वयन का चरणबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। इनमें पाठ्य चर्चा और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार और आकलन की लचीली पद्धति का उल्लेख किया जाता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के विकास को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। हर विश्वविद्यालय शिक्षा नीति के अंतर्गत नए अध्ययन कार्यक्रमों को आरंभ करने की योजना बनाने में अग्रसर हो रहा है। यूजीसी द्वारा उत्साह पोर्टल आरंभ कर नीति क्रियान्वयन की निगरानी का भी प्रयास है। इसके लिए बहु अनुशासनात्मक
डिजिटल संसाधनों का आधिकारिक प्रयोग, कौशल विकास, शोध, नवाचार, उद्यमिता और भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा के अवसरों को लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों की कार्य योजना की निगरानी, उन्हें सहयोग देने का प्रयास जारी है। इस नीति के क्रियान्वयन का सकारात्मक परिणाम यह भी है कि उच्च शिक्षा परिसरों में भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाओं अब एक अहम घटक की तरह पहचानी जा रही हैं। किंतु अभी यह काम रस्मी तौर पर आप देखिए हड़बड़ी में ही हो रहा है। विद्यालय स्तर पर नीति के प्रभाव में आवंटित वित्त का प्रस्तुतिकरण और समायोजन नए वर्गों में हो रहा है, लेकिन कुछ आधारभूत समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। विद्यालयों में सीखने के कुछ संसाधन जरूर उपलब्ध हो रहे हैं, परंतु सीखने सिखाने की संस्कृति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यदि सरकारी तंत्र को छोड़ दिया जाए तो यह नीति सरकारी विद्यालयों पर आप देखते हैं कि विद्यालयों पर जनता में भरोसा विकसित करने की दिशा में कोई खास प्रभाव छोड़ती नजर नहीं आ रही है। उच्च शिक्षा में कोविड के बाद से सतत अनियमितता की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्नातक और परास्नातक में प्रवेश विलंब से हो रहा है। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के परीक्षा परिणाम की घोषणा और स्नातक में प्रवेश की अवधि में लगभग 3 माह का अंतराल हो रहा है। उच्च शिक्षा के स्तर पर आप देखिए बहु अनुशासनात्मकता और सुनम्य व्यवस्था के बीच शिक्षण अधिगम सुदृढ़ होने के बजाय शॉर्टकट अपनाता नजर आ रहा है। संप्रीति शिक्षा केंद्रों की बदहाली के अनेक आयाम हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। आज विद्यार्थियों के लिए वे विकर्षण का केंद्र बन रहे हैं और विद्यार्थी साधन जुटाकर विदेश का रुख कर रहे हैं। तमाम सामान्य या फिर उससे नीचे की संस्थाओं में भी नैक से उच्च और उच्चतर ग्रेड का प्रमाण पत्र पाकर आगे बढ़ रही हैं और आम आदमी निरुपाय और भ्रमित हो रहा है। उच्च शिक्षा के अध्यापक नई शब्दावली प्रस्तुति के बीच ऐसे उलझे हैं कि वे क्या और कैसे पढ़ाए में नवाचार के बजाय पुरानी पाठ्य चर्चा पर नए कवर चढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। उद्यमिता विकास के नाम पर उच्च शिक्षा संस्थान और आप देखिए उद्यम आधारित अधिगम स्थलों के बीच तालमेल का अभाव है और विद्या के परिसर में ज्ञान की संस्कृति की जगह जोड़ तोड़ की राजनीति और गैर अकादमिक आकांक्षाओं को साकार करने पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। कुछ विशेष स्वायत्त शैक्षिक संस्थाओं को छोड़ दें तो अन्य संस्थाएं उदासीनता, हस्तक्षेप और अव्यवस्था से ग्रस्त होकर समझौते करने के लिए विवश हैं। सरकारी व्यवस्था जहां अनेक कमियों से जकड़कर अनुत्पादक बनी हुई है, वहीं निजी शिक्षा अनियंत्रित होकर बेहद महंगी हो ही जा रही है। गुणवत्ता और मानक के स्तर की चिंता आंकड़ों में फंस रही है। यदि नई शिक्षा नीति को अपेक्षित रूप से सिरे चढ़ाना है तो शैक्षिक व्यवस्था में आधारभूत बदलाव लाना ही होगा, तभी उसका साख बचेगी। लेखक पूर्व कुलपति और शिक्षाविद हैं, इनका नाम है आप देखिए गिरीश्वर मिश्र। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, आप सभी जानते हैं। और आप देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कितनी महंगी शिक्षा देते हैं, ये भी आपको मालूम है। अंतिम सांसों गिनते पाकिस्तानी हिंदू आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान में वह दिन दूर नहीं जब वहां एक भी हिंदू नहीं बचेगा। गांधी जी के साथ अहिंसक तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली सीमांत गांधी यानी कि खान अब्दुल गफार खान भारत विभाजन के प्रबल विरोधी थे। वह चाहते थे कि यदि विभाजन हो भी तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत यानी कि आज का खैबर पख्तूनख्वा भारत के साथ रहे। जब उनकी यह मांग नहीं मानी गई तो भारत विभाजित हो गया। तो उन्होंने गांधी जी से कहा था कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया और पाकिस्तान बनने के बाद वहां उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, उन्हें गद्दार कहा गया, जेल में भी डाला गया। पाकिस्तान में आज भी पख्तून उपेक्षित हैं, लेकिन तमाम कठिनाइयों के बाद भी उनके अस्तित्व और उनका अस्मिता के लिए वैसा खतरा नहीं जैसा पाकिस्तानी हिंदुओं के समकक्ष है। और पाकिस्तानी हिंदू सचमुच में भेड़ियों के समक्ष हैं और आप देखिए उनका हर संभव तरीके से लगातार शिकार हो रहा है। इससे समझने के लिए पाकिस्तान से इसी रविवार को आई 3 खबरों से अवगत होइएगा। एक बात और आपको बताऊं, आप देखिए पाकिस्तान जब 1947 में बंटवारा हुआ, अलग हुआ, तो बहुत सारे हिंदू परिवार भी वहां गए हुए थे अल्पसंख्यक के रूप में, लेकिन कहते हैं कि उनकी संख्या ना के बराबर बची हुई है। या तो उन्हें मार दिया गया या धर्म परिवर्तन करवा दिया गया या आप देखते हैं देश को छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। पहली खबर में बताया गया कि पाकिस्तान के सिंध में कुछ डकैतों ने एक हिंदू मंदिर में फायरिंग के साथ रॉकेट से भी हमला किया। चूंकि रॉकेट फटा नहीं इसलिए मंदिर को कोई विशेष क्षति नहीं हुई। इन डकैतों ने सिंध के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की धमकी दी है। इसलिए दी है क्योंकि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अपने हिंदू प्रेमी के पास भारत आ गई है। काफी चर्चा में भी बन हुई है। हिंदुओं की दयनीय दशा का अनुमान इससे लगाएं कि सिंध प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ज्ञानचंद इसरानी ने डकैतों से अपील की है कि वे
हिंदू समुदाय को निशाना न बनाए। उन्होंने यह विनती सिंध विधानसभा में भी की है। एक मंत्री अपने समुदाय की रक्षा के लिए डकैतों से निवेदन कर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान में ही हो सकता है और इससे समझा जा सकता है कि हिंदू समुदाय के नेताओं तक को शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं है, वो उनकी समाज की रक्षा के लिए कुछ करेगा। भरोसा करें भी तो कैसे, क्योंकि वे हर दिन यह देख रहे हैं कि सिंध में हर दूसरे तीसरे दिन किसी नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर जबरन इस्लाम स्वीकार करा दिया जाता है और फिर किसी मुसलमान, अधिकतर मामलों में लड़की का अपहरण करने वाले मुसलमान से ही उसका निकाह करा दिया जाता है। पुलिस, अदालत और सरकार के लोग या तो अपहरण करने वालों की मदद करते हैं या फिर बेशर्मी के साथ यह कहते हैं कि लड़की बालिग है और उसने स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार किया है, और लड़की के माँ बाप रोते कलपते रह जाते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ, कुछ नेक दिल पाकिस्तानी ट्विटर, फेसबुक या फिर यूट्यूब चैनल पर इस अत्याचार और अन्याय की निंदा करते हैं। कभी कभी कुछ टीवी चैनल और अखबार भी खबर छाप देते हैं, लेकिन 100 में से 90 मामलों में हिंदू लड़की अपने माँ बाप के पास नहीं लौट पाती है। एक आंकड़े के अनुसार अकेले सिंध में प्रतिवर्ष लगभग 1000 हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम में दाखिल कराकर उनका जबरिया निकाह करा जाता है, और इसके लिए मियाँ मिट्ठू नामक एक बदमाश मौलवी बाकायदा एक गिरोह चलाता है और उसकी इन्हीं हरकतों के कारण ब्रिटेन ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कोई राजनीतिक दल उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। उसकी गिरफ्तारी के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। रविवार को ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत से दूसरी खबर यह आई कि 30 हिंदू महिलाओं और बच्चों को बंधक बना लिया गया और तत्काल पता नहीं चला कि इसका क्या कारण क्या है, लेकिन आशंका यही कि उन्हें या तो जबरन मुसलमान बनाया जाएगा या फिर बंधुआ मजदूर। पाकिस्तान में यह खूब होता है, हिंदुओं की गरीबी का लाभ उठाकर उनकी मदद करने के नाम पर उन्हें इस्लाम स्वीकारने को कहा जाता है। मरता क्या ना करता की हालत से गुजर रहे गरीब हिंदू ऐसा करने को बाध्य होते हैं। तीसरी खबर आप देखिए भी सिंध से आई है। कराची में 150 साल पुरानी मारी माता हिंदू मंदिर को रात में पुलिस की उपस्थिति में बुलडोजर से मटियामेट कर दिया गया है। यह काम अच्छे से हो सके इसलिए इलाके की बिजली गुल कर दी गई है और कहा गया कि यह मंदिर जर्जर हो गया था। क्या पाकिस्तान में सैकड़ों साल पुराने भवनों को ढाने का रिवाज है? नहीं, लेकिन वहां किसी मंदिर को गिराना हो तो या उसकी जमीन हड़पनी हो तो फिर पाकिस्तानियों के पास वाहनों की कमी नहीं होती है। इस मंदिर को फर्जी तरीके से बेचने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि सिंध सरकार ने कहा है कि इस मंदिर की जगह और कुछ नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन इस पर भरोसा करना कठिन है क्योंकि पाकिस्तान में जो मंदिर एक बार गिरा दिया जाता है वह फिर कभी नहीं बन पाता है। इसी कारण वहां सैकड़ों मंदिरों का अस्तित्व मिट चुका है। पाकिस्तान में वह दिन दूर नहीं जब वहां एक भी हिंदू नहीं बचेगा। आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। विभाजन के समय वहां 22 से 23% हिंदू थे। बांग्लादेश बनने के बाद आप देखिए 11-12% के करीब बचे थे। आज भी 2% भी नहीं है। आखिर ये 2% कब तक बच पाएंगी? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि उसके विनाश पर आमतौर पर भारत के साथ साथ दुनिया भी मौन साधे रहे। यह भी ध्यान रखें कि नागरिकता संशोधन कानून अभी भी ठंडे बस्ते में। वास्तव में पाकिस्तानी हिंदू अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर औसत पाकिस्तानी जनता हिंदुओं के प्रति घृणा से भरी हुई है, क्योंकि वहाँ की स्कूलों में आज भी यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू काफिर और जहन्नुमी ही नहीं, धोखेबाज इंसानियत के दुश्मन भी हैं। चलिए, ये आप देखिए यहाँ भी एक छोटा कॉलम। मुस्कान मात्र चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं अपितु एक सकारात्मक प्रतीक है। मुस्कुराते रहिए हर हाल में। ये भी आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए अगर मन है तो। ये आप देखिए एनडीए और इंडिया, जो आप देखते हैं कि विपक्षी एकता की बात हो रही है, ठीक है। गांव पर बड़े फोकस। गरीबी सूचकांक पर नीति की आयोग की जारी रिपोर्ट बिहार के लिए खट्टा मीठा अनुभव वाला है। अच्छी बात है कि बिहार देश का वह राज्य बना है जहां गरीबी सर्वाधिक घटी है। पिछले 5 वर्षों में यहां के 18.13% लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आज भी बिहार में सबसे अधिक गरीबी 34% है। सेहत, शिक्षा, जीवन स्तर में के साथ ही अन्य मानकों पर भी गणना में पाया गया कि गांव से गरीबी बहुत तेजी से घटी है। निश्चित तौर पर यह बड़ी सफलता है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि योजनाओं का लाभ सुदूर इलाकों तक पहुंच रहा है। और बानगी देखती भी है जब गांव में बिटिया स्कूल जाती नजर आती है, महिलाएं सशक्त होकर खुद के पांव पर खड़ी हो रही हैं। मिशन 60 जैसी योजनाओं से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति भी बेहतर हुई है। बिजली के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन से बिहार ने अपनी स्थिति को बेहतर किया है। 5 साल पूर्व आप देखिए करीब 40% घर बिजली से वंचित थे। आज महज आप देखिए 3.67% घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। नल जल योजना की बेहतर स्थिति से स्वच्छ पानी भी सबको सुलभ हुआ है, जिससे गंदा पानी पीकर बीमार पड़ने वालों की संख्या घटी है, यानी लोगों की सेहत सुधरी है। हालांकि पहले से सुधार के बावजूद राज्य में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा चिंतनीय है। देश के 2.06% के मुकाबले बिहार में शिशु मृत्यु दर दोगुनी 4% है। यह सुधार तब होगा जब माताओं
माताओं की सेहत बेहतर होगी। कुपोषण की बड़ी समस्या है, यहाँ राज्य को ध्यान देने की जरूरत है। बजट में ऐसी योजनाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है जिससे माताओं की सेहत में सुधार हो और शिशु मृत्यु दर में कमी आए। इसके साथ ही संकल्प लेना चाहिए कि नीति आयोग की अगली सूची जब भी जारी हो उससे उत्तरोत्तर सुधार दिखें, गरीबी रेखा से ज्यादा लोग बाहर आए। वनों का नष्ट होना चिंताजनक है। ये आप देखिए, ग्लोबल फॉरेस्ट वाच द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 41 लाख हेक्टेयर भूभाग पर लगे वर्षा वन नष्ट हो गए हैं। वर्षा वनों के नष्ट होने की यह दर 2021 की तुलना में 10% अधिक है और 2021 के COP 26 में 145 देशों ने 2030 तक वनों की कटाई रोकने के लिए ग्लासगो शपथ लिया था। लेकिन इसके विपरीत वन हानि में वृद्धि पारिस्थितिक दृष्टि से चिंता का विषय है। वनोन्मूलन का मौसम चक्र और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या विकराल हो सकती है। आर्थिक विकास के अंधानुकरण के मौजूदा दौर में वनों का विनष्ट होना एक बड़ी पर्यावरणीय आपदा है। वर्ष 2022 में प्रति मिनट 11 फुटबॉल के मैदानों के बराबर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन गायब हो गए हैं। चिंताजनक है कि जिन देशों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बहुलता है उन्हीं देशों में ऐसे वनों पर कटाई का खतरा अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सर्वाधिक वन हानि ब्राजील में हुई है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा घर है। वर्ष 2022 में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की हानि में ब्राजील की हिस्सेदारी 43% थी। इसके बाद आप देखिए, कांगो गणराज्य, बोलीविया, घाना, इंडोनेशिया जैसे देश भी बड़े पैमाने पर वर्षा वन नष्ट हुए हैं। वन्य जीवों का व्यापार, खनन, कृषि एवं औद्योगिक विकास, वनोपज आदि वनों के नष्ट होने का प्रमुख वजह रहे हैं। वनों की कटाई से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होती जा रही है। इससे आसपास के क्षेत्रों में तत्काल तापमान बढ़ने, जैव विविधता के विनष्ट होने, वर्षा चक्र का प्रभावित होने, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने खतरा मंडराने लगता है। और नेचर पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में हर साल 1500 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि इनके बदले महज 500 करोड़ नए पौधे ही लगाए जा रहे हैं। संतुलित पर्यावरण की स्थापना में पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वातावरण से अतिरिक्त और नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख कर ग्लोबल वार्मिंग से हमारी रक्षा करते हैं। एक परिपक्व पेड़ एक साल में वातावरण से लगभग 48 पाउंड से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है। जंगल पर्यावरण से प्रदूषक गैसों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन को अपने अंदर समाहित कर वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जंगल वर्षा कराने, तापमान नियंत्रित रखने, मृदा कटाव को रोकने तथा जैव विविधता का पालन पोषण करने में भी सहायक है। सुखमय भविष्य के लिए पौधारोपण पर जोर देते हुए वनों की रक्षा करना आवश्यक है। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये आप देखें, फ्रांस के साथ प्रगाढ़ होती मैत्री। गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा संपन्न हुई है। फ्रांस यूरोप का वह देश है जिसके भारत के साथ अनुकूलता के रिश्ते और यूएई एशिया का वह देश है जिसके अंदर एक मिनी इंडिया बसता है। दोनों ही देश भारतीय कूटनीति में खास अहमियत रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इन दोनों देशों की यात्रा निहितार्थ को समझना आवश्यक होगा और स्वाभाविक साझेदार हुए भारत यूएई, ये भी याद रखिएगा। चकाचक दादा को श्रद्धांजलि, खरी खरी तंज कसा जाता है, एक तरह से समझना होगा। हरेला का संदेश, ये आप देखिए, भारी पड़ रही पौधों लगाकर उन्हें भूलने की परिपाटी। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए क्या रहता है कि आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि पेड़ अगर लगाते हैं तो उनकी देखभाल भी तो होनी चाहिए। आप देखते हैं करोड़ों अरबों खरबों का बजट आता है हर साल और आप देखते हैं कि रोड के आसपास लगा दिए जाते हैं, बाद में उन्हें भूल जाते हैं। आत्मनिर्भर होने के सूत्र, आत्मनिर्भरता के बिना सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बौद्धिक आत्मनिर्भरता की गंगोत्री है और सामाजिक उत्थान का प्रथम एवं अंतिम सोपान भी है। पहली बार 67,000 पहुंचकर लौटा है सेंसेक्स। घरेलू शेयर बाजारों को आईटी क्षेत्र में खरीदारी और विदेशी निवेश का प्रवाह जारी रहने का मिला है लाभ, ये आप देखेंगे। बैंकों का जमा 6 साल के उच्च स्तर 191.6 लाख करोड़ पर पहुंचा है। बड़ी संख्या में 2000 रुपये के नोटों के जमा हुए ना। टेक्सटाइल पीएलआई के लिए केंद्र ने फिर मांगे, आप देखते हैं कि आवेदन। पेंशन फंड को ग्रीन बॉन्ड में निवेश की मंजूरी मिली है। जनवरी जून में आवासीय क्षेत्र में निवेश 5 गुना बढ़ा है। कोयले का कुल स्टॉक 34% बढ़कर 10.3 करोड़ टन पहुंचा है। 15% तक घट सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात। आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है बेच रहे हैं। भारत में चिप डिस्प्ले बनाने के लिए करीब 100 कंपनियों से वार्ता जारी है। वेदांत समूह ने कहा है कि हम भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने के लिए प्रतिबद्ध, सरकार को मंजूरी मिलती है शुरू होगा निर्माण।
वित्त वर्ष 2022-23 में स्टार्टअप्स में सिर्फ 15 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है, बदनाम करने के लिए लगाए गए थे ये आरोप। ये अदानी कह रहे हैं, इन पर आप देखते हैं कि लगाई थी ना हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई थी। वेणुगोपाल धूत के बैंक और डीमैट खाते जब्त करने का आदेश दिया गया। ए हाईकोर्ट ने मस्जिद प्रवेश पर लगे प्रतिबंध पर लगाई अंतरिम रोक। आप देखें, कलेक्टर के आदेश पर 2 हफ्ते तक नहीं होगा अमल। मंदिर जैसे दिखने वाली जुम्मा मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है ना, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, जलगांव की बात है, महाराष्ट्र की। गौवध पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देने से इंकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गौवंश के वध पर रोक लगाने के लिए निर्देश पारित करने से इंकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा यह मुद्दा विधायिका के क्षेत्र में आता है। ये भी आप देखेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ब्रिटेन को इस्लामिक आतंकवाद से सबसे अधिक खतरा है। ये ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में मंगलवार को पेश रिपोर्ट में कहा गया है। ब्रिटेन में 2018 के बाद से 67% आतंकी हमलों के लिए इस्लामिक आतंकवाद जिम्मेदार है। सिंध में मंदिरों की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट जारी हुआ है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा रोरी साहिब भारी बारिश में ढहा। क्रीमिया पुल पर हमले के बाद यूक्रेन के 2 शहरों पर रूस का हमला। ये आप देखते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, हमारा प्यारा भारत है, लंबे समय से चल रहा है। अमेरिका में भारतवंशी सांसद को हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड मिला है। अमेरिका में भारतवंशी सांसद एमी बेरा को उच्च गुणवत्ता वाली किफायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड मिला है। और वेरा को गत सप्ताह वाशिंगटन डीसी में हेल्थ केयर लीडरशिप काउंसिल इनोवेशन एक्सपो 23 के दौरान इस अवार्ड से सम्मानित किया। 2013 में सांसद बने बेरा को 2 दशक से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सैक्रामेंटो काउंटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत से घड़ियाल और मगरमच्छ मंगाना चाहता है अमेरिका। देखिए, इजरायल में न्यायिक सुधार के खिलाफ सड़कों पर आए लोग। यूरोप अमेरिका में गर्मी का प्रयोग, लू से हार्ट अटैक मौत का खतरा भी बढ़ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेताया आगामी दिनों में और बढ़ सकता है। आप देखते हैं तापमान। ये भी आप देख, WMO के बारे में आपको बता देता हूं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात हो रही है, WMO। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोगों को ये याद रखना है, 23 मार्च 1950 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। खराब मौसम के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान यूरोपीय देश पोलैंड की राजधानी में। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। सात्विक ने सबसे तेज स्मैश लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रैंकी रेड्डी ने मलेशिया की टैग बून हेओंग के 493 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश पुरुष सात्विक साईराज भारत 565 किलोमीटर प्रति घंटे। महिला में टेन फेयरली मलेशिया की 493 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए, रिफर की जगह सेकंडर विंडीज टीम में हरमीत ने चयन नहीं होने को अनुचित करार दिया। भारत के शीर्ष पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी है ना, उन्हीं की बात हो रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम जर्मनी से 1-4 से हारी। यूरोप की गर्मी ने ओलंपिक आयोजकों की चिंता बढ़ाई। पेरिस में 2024 में प्रमुख टोनी एस्टेंगवेट ने मंगलवार को कहा है कि पेरिस ओलंपिक के आयोजन को यूरोप की गर्मी का नज़र और बेतमाम तापमान के पूर्वानुमान पर ध्यान दे रहे हैं। शकील का दोहरा शतक। शौकिल शतकीर दोहरे शतक से पाकिस्तान ने श्रीलंका के विरुद्ध पहली पारी में 421 रन बनाकर बढ़त प्राप्त किए। ये चौथे टेस्ट में खेलेंगे डेविड वार्नर। इंग्लैंड को एंडरसन पर भरोसा है। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से हटा विक्टोरिया। ये अनुमानित खर्चे में बढ़ोतरी के कारण हाथ पीछे खींचे। विक्टोरिया राज्य की 5 शहरों में 17 से 29 मार्च तक किया जाना था आयोजन। बजरंग विनेश को एशियाई खेलों में सीधा प्रवेश देने पर आप देखते हैं विवाद खड़ा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया फिर बादशाह। 2003 की विश्व कप की बात हो रही है। बरसात के मौसम में जरूर ध्यान रखा करिए, कहीं पानी रुक तो नहीं रहा है, मच्छर तो नहीं पनप रहे हैं। ठीक है, पोषण के साथ जरूरी है प्रेम भी। ये आप देखिए, ई सिगरेट बेचने पर 15 वेबसाइट को स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजा नोटिस। 6 और वेबसाइट इंटरनेट मीडिया पर सरकार की नज़र भी है, ये आप देखेंगे।
इसे भी देख लिया करिएगा। यहाँ भी आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं और आप देखते हैं जनरल नॉलेज के लिए भी मिल जाते हैं। लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर टॉम एंड जेरी को मिला था अपना नाम। ये 1941 में आज ही विलियम हैना और जोसेफ बारबेरा ने कार्टून फिल्म द मिडनाइट स्नैक प्रदर्शित किया थी। इसी फिल्म में पहली बार चूहे और बिल्ली को टॉम एंड जेरी नाम दिया गया था। इससे पहले 1940 में कार्टून फिल्म पुस गेट द वुड्स में उन्हें जेस्पर और जिंक्स के रूप में दर्शाया गया था। अंतरिक्ष मिशन के लिए अध्यापन के क्षेत्र में चुनी गई पहली व्यक्ति थी क्रिस्टा। 1950 में आज ही पहली बार शिक्षिका क्रिस्टा मैक आलिफ ने को नासा के फर्स्ट टीचर इन स्पेस प्रोजेक्ट के तहत अंतरिक्ष की यात्रा के लिए चुना गया था। अंतरिक्ष अन्वेषण में रुचि बढ़ाने के लिए इसे डिजाइन किया गया। उनकी योजना अंतरिक्ष से छात्रों को पढ़ाने की थी। 1986 में उड़ान भरने के बाद चैलेंजर यान में विस्फोट हो गया था। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। कब इसकी स्थापना हुई थी आप लोगों को बताना है। मंगल पांडे की बगावत ने रखी थी 1857 की क्रांति की नींव। क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 1827 में आज ही उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। 22 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। अंग्रेजों द्वारा कथित तौर पर गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य करने पर उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 29 मार्च 1857 को 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। 1857 की क्रांति की नींव रखी। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई, जिसके बाद उनके द्वारा शुरू किया गया विद्रोह देश के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। ऑस्ट्रेलियाई तट पर मिली रहस्यमयी वस्तु, ये आप देख लीजिए, गुंबद के आकार की है। रॉकेट का, यह भारतीय रॉकेट का 20 साल पुराना टुकड़ा भी हो सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। इको पेंटिंग की नई तकनीक से कपड़ों पर चढ़ेगा प्रकटीकरण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पर्यावरण अनुकूल विधि से पत्तियों का क्लोरोफिल पिगमेंट हुआ प्रिंट। अब अन्य रंगों का भी होगा काम इससे। हल्के व्यायाम से किडनी डायलिसिस मरीजों को मिलती है राहत। ये अनुसंधान करते रहा करिएगा। 13.7 नहीं 27 अरब वर्ष पुराना है ब्रह्मांड। भारतवंशी विज्ञानी ने दी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की नई काल गणना और नई डाटाबेस के आधार पर दावा किया है। और प्रयागराज व कानपुर में हुई शिक्षा इनकी राजेंद्र गुप्ता की। कनाडा में पढ़ा रहे प्रयागराज के प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता का शोध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ। शोध जुलाई के दूसरे सप्ताह में मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यह आप देखेंगे। विज्ञानी मेघनाथ शाह जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे, उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का उन्हें भी उस अवसर मिला। राजेंद्र गुप्ता का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। बाद में उनका परिवार प्रयागराज आ गया। उन्होंने कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज और बीएससी सीएमपी डिग्री कॉलेज और एमएससी पीएचडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इसके अलावा उन्होंने आईआईटी कानपुर में भी पढ़ाई की है। कुत्ते के साथ जीवित लौटा समुद्र में लापता नाविक। चलिए, मैक्सिको सिटी की बात है। ऑस्ट्रेलिया नाविक सैडाक। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, देखना हो तो देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर भेज सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है।